चलिए, आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे सवाल की तह तक चलते हैं जिसने न जाने कितने सालों से हमें उलझा रखा है। हम सबने बहुत कुछ सुना है, पर आज देखते हैं कि जो लोकप्रिय धारणाएं हैं और जो दस्तावेजों में लिखा है, उनमें कितना फर्क है। सवाल सीधा है, क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? ये एक ऐसा आरोप है जो बार बार गांधी जी पर लगता है कि उन्होंने उस महान क्रांतिकारी को बचाने के लिए उतनी कोशिश नहीं की जितनी वो कर सकते थे। तो चलिए आज सिर्फ तथ्यों और सबूतों की रोशनी में इस पूरे मामले को समझते हैं। तो इस पूरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? भगत सिंह, जो लाखों करोड़ों के हीरो थे, वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे कैसे? अब जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर जानलेवा हमला होता है। फिर सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर में इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथी निकलते हैं, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। और फिर अगले ही साल अप्रैल में असेंबली में बम धमाका। मतलब 1 साल से भी कम वक्त में एक विरोध प्रदर्शन, एक हत्या और एक धमाका, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। और भगत सिंह का मकसद क्या था? उनके ही शब्द थे, भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। उनका इरादा किसी की जान लेना था ही नहीं, वो तो बस एक सोई हुई बहरी ब्रिटिश सरकार को जगाना चाहते थे। और इसीलिए सोचिए, उन्होंने भागने की कोशिश तक नहीं की, जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि अदालत की कार्यवाही को ही क्रांति के प्रचार का एक मंच बनाया जा सके। तो देखिए, एक तरफ भगत सिंह की जिंदगी दांव पर लगी थी और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ महात्मा गांधी के सामने एक बहुत बड़ा राजनीतिक मौका आ खड़ा हुआ। एक ऐसा मौका जो शायद सब कुछ बदल सकता था, और वो था गांधी-इरविन पैक्ट। तो हुआ ये कि उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर था पूरे देश में, और ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव था। वाइसरॉय इरविन को कांग्रेस से बात करनी ही थी। अब जाहिर है, इससे गांधी जी की मोलभाव करने की ताकत बहुत बढ़ गई, और यहीं से ये उम्मीद जगी, लोगों को लगा कि बस यही वो मौका है जब गांधी जी भगत सिंह की रिहाई को एक शर्त के तौर पर रख सकते हैं। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने भगत सिंह की रिहाई को समझौते की सबसे पहली और जरूरी शर्त क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब उनकी और भगत सिंह की विचारधाराओं के टकराव में छुपा है। और ये टकराव बिल्कुल साफ था। देखें, एक तरफ गांधी जी का रास्ता था सत्याग्रह और अहिंसा का, और दूसरी तरफ भगत सिंह का रास्ता था क्रांति और सीधी कार्रवाई का, जिसमें जरूरत पड़ने पर हिंसा भी शामिल थी। अब गांधी जी के लिए अहिंसा कोई रणनीति नहीं थी, वो उनके पूरे आंदोलन की आत्मा थी, उसकी बुनियाद थी। अगर वो किसी भी तरह से हिंसा का समर्थन करते या उसे बचाने के लिए शर्त रखते, तो उनके पूरे आज़ादी के आंदोलन की नींव ही कमजोर पड़ जाती। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने साफ साफ कहा था, उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। मतलब वो उनकी देशभक्ति को सलाम करते थे, पर उनके तरीके से सहमत नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि इन नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर करने वाला ये ब्रिटिश सिस्टम ही असल में दोषी है। ठीक है, तो गांधी जी ने इसे समझौते की शर्त नहीं बनाया, पर क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, कि वो बस चुपचाप बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक दस्तावेज एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने की बहुत कोशिशें की। उनकी कोशिशें कई लेवल पर थीं। सबसे पहली रणनीति ये थी कि किसी तरह फांसी को टाला जाए, पोस्टपोन करवाया जाए, ताकि माहौल थोड़ा ठंडा हो और आगे बात करने का रास्ता खुले। इसके लिए वो वाइसरॉय इरविन से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मिले, 18 फरवरी, 19 मार्च और 21 मार्च को। और जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो फांसी की सुबह 23 मार्च को उन्होंने वाइसरॉय को एक आखिरी बहुत ही भावुक चिट्ठी भी लिखी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, और ये उस कहानी को पूरी तरह से बदल देता है कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया। और उस आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आप फांसी को होने देंगे। सजा को बदलना एक बड़े राजनेता का काम होगा। मतलब वो सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रहे थे, वो इरविन को एक राजनेता की तरह समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि इस फांसी को रोकने से देश में शांति बनी रहेगी, और ये एक बहुत समझदारी भरा पॉलिटिकल मूव होगा। लेकिन कहानी में एक और पेच था। वाइसरॉय इरविन पर सिर्फ गांधी जी का दबाव नहीं था, उस पर दूसरी तरफ से पंजाब के ब्रिटिश अफसरों का जबरदस्त दबाव था। उन अफसरों ने तो खुली धमकी दे दी थी कि अगर भगत सिंह की फांसी को रोका गया तो वो सबके सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। अब सोचिए, इरविन के लिए ये कितनी बड़ी राजनीतिक दुविधा बन गई थी।
तो ये तो हुई राजनीतिक दांवपेच की बात, पर इन सबसे ऊपर एक और कहानी है। दो देशभक्तों की कहानी, जिनके रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों ना हो, मंजिल एक ही थी, आजाद भारत। और ये बात उनके आखिरी दिनों के कुछ किस्सों से और भी साफ हो जाती है, जो दिखाती है कि इन दोनों के बीच आपसी सम्मान कितना गहरा था। भगत सिंह को देखिए, उन्होंने कभी भी एक बार भी माफी नहीं मांगी। अपनी आखिरी चिट्ठी में भी उन्होंने दया की भीख नहीं बल्कि अपना हक मांगा। उन्होंने कहा, अदालत ने मुझे युद्धबंदी माना है, तो मुझे एक अपराधी की तरह फांसी मत दो, बल्कि एक सैनिक की तरह गोली मारो। ये दिखाता है उनके अंदर की वो अदम्य क्रांतिकारी भावना जो आखिरी सांस तक नहीं झुकी। और अब शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत, जो इन दोनों के बीच के रिश्ते की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है। भगत सिंह ने अपने पिता को जो आखिरी संदेश भेजा, उसमें क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, जनरल गांधी का समर्थन करें, क्योंकि देश के लिए आजादी उन्हीं के रास्ते पर चलकर मिलेगी। सोचिए, जनरल गांधी, ये शब्द दिखाता है कि तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद भगत सिंह गांधी जी के नेतृत्व और उनके आंदोलन के महत्व को कितनी गहराई से समझते थे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि इतिहास को सिर्फ सुर्खियों या सुनी सुनाई बातों से नहीं समझा जा सकता। इतिहास अच्छा और बुरा या हीरो और विलन की सीधी सादी कहानी नहीं है। असली सच वो उन चिट्ठियों, उन दस्तावेजों और उन मुलाकातों में छिपा होता है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर हमें इतिहास को और अपने नायकों के बीच के इन उलझे हुए लेकिन सम्मानजनक रिश्तों को सच में समझना है, तो हमें लोकप्रिय कहानियों से आगे बढ़कर असली दस्तावेजों को खंगालना होगा। सिर्फ तभी हम पूरी तस्वीर देख पाएंगे।